नमस्कार आप सभी दोस्तों को। जैसा कि एक लंबी सीरीज हम लोग चला रहे थे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और अभी वो कंटिन्यू भी रखी जाएगी क्योंकि आगे अभी बीएचयू एंट्रेंस है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आईपी यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है, डीयू का एग्ज़ाम अभी और बाद में आने वाला है। तो फिलहाल अभी जो हमारा फोकस है वो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पे है, जो कि कल ही पेपर होने वाला है 15 अप्रैल 2019 को। तो काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी बहुत सारी क्लासेस के बाद कि भाई एक वीडियो कम से कम कॉमर्स की क्लास पे भी लाया जाए, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के माध्यम से आपके कॉमर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं उनका भी एक रिवीजन कराया जा सके। तो चूँकि बच्चों आज संडे भी है और आप सबको पता है कि आज 14 अप्रैल है, जो कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती भी है। तो इसकी सबसे पहले आप सभी दोस्तों को शुभकामनाएं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में। और छुट्टी का दिन होने की वजह से आज चूँकि स्टूडियो में अवेलेबल नहीं है हम लोग इंस्टीट्यूट के अंदर, लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड थी और कल आपका पेपर है, तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरीके की निराशा में रहें कि भाई हमारा कॉमर्स के क्वेश्चंस नहीं हो पाए। तो ये वीडियो उसी संदर्भ में मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद आप अपने कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा, पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि और भी दूसरी तैयारियों में हम आपको मदद करते रहें इस तरीके से। तो बच्चों चलिए शुरू कर लेते हैं। और आप सभी लोगों को परीक्षा के लिए भी शुभकामनाएं। हो सकता है बाद में मैं कहना भूल जाऊं, तो आप सभी लोगों को कल की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन जिन बच्चों ने सीजीएसई क्लासेस पे अपने आप को जोड़ा है उसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जुड़े रहिएगा, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहेंगे पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपके साथ मिलके। तो आप जुड़े रहिएगा। जिन बच्चों ने आज पहली बार ये वीडियो देखा है वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, सो दैट कि आगे भी उनको अच्छी वीडियोस मिलती रहें पढ़ाई लिखाई से संबंधित, और हम लोग जो है यूं ही आगे बढ़ते रहें आप लोगों के साथ आपकी मदद करने के लिए। चलिए दोस्तों सीधे सीधे शुरुआत कर लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 15 अप्रैल 2019 को होने वाला है। उसके लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हैं जो कि कॉमर्स में पूछे जाते हैं, और वहाँ से आपका एक रिवीजन का भी कोशिश रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और आप आंसर भी करिएगा कमेंट में जरूर सभी लोग, जैसे कि आप लोग लाइव चैट में करते हैं, लाइव वीडियो में करते हैं, तो यहाँ पे मुझे पता लग पाएगा कि आप में से कितने बच्चों ने देखा वीडियो और कितने लोगों को इससे लाभ मिला। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरबीआई इज ट्रू, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन वाला कथन है जो सही है। पहला देखिए, आरबीआई मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करता है इंडिया के। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब आप लोग समझते होंगे। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है उसको आरबीआई जो है मेंटेन करता है, ऐसा कहता हुआ पहला स्टेटमेंट आपको दिख रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों देखिए इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत यह है कि ये जो सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ इंडिया इन्होंने लिख दिया, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी हाफ ऑफ द स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट यानी कि कैपिटल मार्केट, और जो कैपिटल मार्केट इंडिया की है उसका जो रेगुलेटर है वो है SEBI, सेबी। सेबी का मतलब हो गया दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि कई बार सवाल आता है कि भारत में जो स्टॉक एक्सचेंजेज हैं, भारत में जो कैपिटल मार्केट है, पूंजी बाजार है, जिसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब चीज़ों का एक तरीके से लेन देन होता है, जिसमें नए स्टॉक इशू किए जाते हैं, नई कंपनियां जो है अपने आप को लिस्ट करती हैं स्टॉक एक्सचेंजेज के अंदर और पब्लिक इनिशियल ऑफर्स लेके आती हैं, PIOs वगैरह कहते हैं उसको। वो सब चीज़ें कौन रेगुलेट करता है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होगा, सेबी उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। लेकिन आरबीआई के बारे में अगर पूछेगा तो आरबीआई जो है भारत में जो मुद्रा बाजार है, जो मनी मार्केट है, जिसको कि आप बैंकिंग सेक्टर भी कह सकते हैं, बैंकिंग मार्केट भी कह सकते हैं, क्योंकि मनी सप्लाई का और क्रेडिट सप्लाई का जो काम है दोस्तों वो बैंक ही करते हैं। और इसलिए जो सेंट्रल बैंक के रूप में, केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है वो कौन है? आरबीआई। तो हाफ ऑफ द स्टेटमेंट सही था, हाफ ऑफ द स्टेटमेंट गलत था। इस स्टेटमेंट में आपको कई जानकारियां मिली। एक तो आरबीआई मनी मार्केट का रेगुलेटर है, बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है। दूसरा कि जो सिक्योरिटीज मार्केट या कैपिटल मार्केट इंडिया की है वो कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, जो कि एक लीगल आइडेंटिटी है, ठीक है। और आरबीआई भी आप जानते हैं एक लीगल इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज इसके लिए भी पार्लियामेंट का एक एक्ट है और उसके माध्यम से ही इसको जो है तैयार किया गया था। 1934 में एक्ट पास किया गया था। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने काम करना शुरू किया। 1949 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों। और आरबीआई जो है एक तरीके से
भारत सरकार के अंतर्गत पूरी तरह से आ गया। उसके पहले ये प्राइवेट एंटिटी के रूप में काम करता था। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं आरबीआई के बारे में। बाकी और बैंकों के बारे में भी आप पढ़ते होंगे, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, कि और बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है वो 2 चरणों में किया गया था। तो वो सारे अलग फैक्ट्स हैं दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ आरबीआई के ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए अगला तीसरा स्टेटमेंट कहता है आरबीआई स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1870। ये गलत ही हो गया अपने आप में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 1935 1 अप्रैल से आरबीआई ने काम करना शुरू किया, क्योंकि इसका गठन ही 1934 के एक्ट के द्वारा हुआ, आरबीआई एक्ट के द्वारा। और नन ऑफ दीज एक ऑप्शन है डी। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसका जो फर्स्ट आंसर है दोस्तों यही करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आरबीआई भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको सुरक्षित रखता है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, और बहुत सारी जानकारियां इस प्रश्न में मिली। तो आप लोग ध्यान से इसी तरीके से पढ़िएगा। एक एक प्रश्न को पढ़ने का यहाँ पे उद्देश्य हमारा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, बल्कि कोशिश ये है कि इसके माध्यम से ज्यादा चीजों पे आपका एक कमांड, एक अंडरस्टैंडिंग बनाया जा सके। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मैं लेके आया हूँ, पहला टेस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप जानते हो कि कॉमर्स के अंदर मैनेजमेंट जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। ठीक है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट के रूप में जब शुरू हुआ दोस्तों, तो पहली जो विचारधारा आई वो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की ही विचारधारा आई, जिसको कि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं। अब इसमें पहले आप बताएं कि हेनरी फेयोल आंसर होगा क्या। अगर हेनरी फेयोल आंसर होगा तो आप ए कमेंट करिए। अगर इसका आंसर आपको लगता है कि एल्टन मेयो होगा तो आप बी कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि सी इसका आंसर होगा, यानी कि चेस्टर बर्नार्ड होगा, तो आप सी करिए। और अगर आपको लगता है कि इसका आंसर डी है, दैट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, तो जरूर आप डी कमेंट करिए और बताइए कि आप क्या जानते हो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। चलिए, आपने कमेंट कर दिया होगा दोस्तों। इसको मानते हुए मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। आप इस पे एक अलग से वीडियो भी मैंने पूरी की पूरी डाली हुई है, आप चाहेंगे तो ढूंढ के देख सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के ऊपर। दरअसल साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दोस्तों क्या है, एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रयासों से आया। एफ.डब्ल्यू. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का जनक यानी कि फादर माना जाता है, और उन्होंने 3-4 मुख्य किताबें लिखी, जिसमें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में उन्होंने बात की अपने, जिसमें कि शॉप मैनेजमेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको, सवाल पूछता है इससे। द शॉप मैनेजमेंट है, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स है, द पीस रेट सिस्टम है, और 1911 में उनकी पुस्तक आई जिसमें उन्होंने क्लब किया सारे प्रिंसिपल्स को, और उसका नाम रखा उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। कब आई पुस्तक? ये 1911 में आई। नाम क्या था पुस्तक का दोस्तों? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसने लिखा ये पुस्तक? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने लिखा। और एफ.डब्ल्यू. टेलर को ही क्या माना जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को ही माना जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो दूसरी किताबें लिखी महत्वपूर्ण, वो थी द शॉप मैनेजमेंट। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द शॉप मैनेजमेंट। उसके बाद द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, फिर पीस रेट सिस्टम, और उसके बाद बात आती है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने दोस्तों बताया पहली बार कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं 3-4 चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक कि भाई जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं काम करने के, वो नहीं होने चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा कि देयर शुड बी साइंस ऑफ डूइंग द टास्क, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत होने चाहिए काम करने के लिए। रूल ऑफ थंब यानी कि जो पुरानी परंपराएं हैं उनको रोका जाना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, संघर्ष नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने जो कही, इन्होंने कहा कि भाई साइंटिफिक रिक्रूटमेंट होना चाहिए, राइट पर्सन शुड बी एट द राइट प्लेस। सही व्यक्ति सही जगह पे काम करना बहुत जरूरी है। और न सिर्फ साइंटिफिक रिक्रूटमेंट हो, वैज्ञानिक तरीके से चुना जाए लोगों को, बल्कि चुनने के बाद उनको ट्रेनिंग भी प्रॉपर दी जाए, प्रशिक्षण भी प्रॉपर दिया जाए, और साथ ही साथ उनको अपने इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के तमाम सारे अपॉर्चुनिटीज भी देने चाहिए मैनेजमेंट को। तो ये कुछ बातें। उसके अलावा इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की, जिसमें कि स्पेशलाइजेशन को महत्व दिया इन्होंने कि भाई एक ही आदमी सारे कामों का पर्यवेक्षण अगर करेगा तो वो ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला पाएगा। इसलिए हर काम के लिए अलग अलग सुपरवाइजर्स होने बहुत जरूरी हैं। तो इन्होंने पूरे काम को 2 हिस्सों में बांटा, एक एग्जीक्यूशन लेवल पे और एक प्लानिंग लेवल पे। प्लानिंग लेवल पे भी इन्होंने 4 तरह के सुपरवाइजर्स की बात की, और एग्जीक्यूशन लेवल पे भी इन्होंने 4 तरह के सुपरवाइजर्स की बात की, जो अपने अपने फील्ड के अंदर सुपरवाइज करेंगे पूरे वर्क को और डायरेक्ट करेंगे अपने नीचे के स्टाफ को, जो कि अच्छा काम करके देगा। साथ ही साथ इन्होंने द पीस रेट सिस्टम की बात की। पीस रेट सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों
कि जो जैसा काम करे उसको उस तरीके से भुगतान होना चाहिए, न कि सबको एक बराबर भुगतान दिया जाना चाहिए। यानी कि जो मेहनत करने वाला है उसको ज़्यादा रिवार्ड मिलना चाहिए, ज़्यादा भुगतान मिलना चाहिए। जो मेहनत नहीं कर रहा, जो कम परफॉर्मेंस कर रहा है, एवरेज से बिलो परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको कम वेतन मिलना चाहिए, जिससे कि वो प्रेरित हो सके और वो भी ज़्यादा बेहतर काम कर सके। और जो पहले से बेहतर कर रहा था वो डिमोरलाइज ना हो, उसका मोटिवेशन ऑलरेडी बना रहे। मोटिवेशन के लिए जो सिद्धांत इन्होंने दिया उसको कैरेट एंड स्टिक मेथड भी कहते हैं। कैरेट एंड स्टिक मेथड का मतलब यही हो गया कि जो अच्छा काम करे उसको गाजर दो और जो खराब काम करे उसको क्या करो, स्टिक यानी कि छड़ी का उपयोग करो, यानी कि दंड दो। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट से आप इसको लिंक कर सकते हैं कैरेट एंड स्टिक को। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। देखिए फिर से रिवाइज कराता हूँ। चेस्टर ए बर्नार्ड ने 4 किताबें मुख्य रूप से लिखी। पहला शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, आपका हो गया एक तरीके से पीस रेट सिस्टम और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दूसरी बात, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तीसरी बात, इसी सिद्धांत से मैनेजमेंट की एक इंडिविजुअल विषय के रूप में, डिसिप्लिन के रूप में शुरुआत मानी जाती है। चौथी बात, इन्होंने साइंस की बात की, रूल ऑफ थंब को हटाने की बात की, इन्होंने कोऑपरेशन की बात की, कॉन्फ्लिक्ट को हटाने की बात की, इन्होंने मेंटल रिवोल्यूशन की बात की कि भाई एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई को समझे अच्छे से, एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर को समझे, और अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ग्रो करेगा, उसके अंदर प्रॉफिट होगा, तो इससे हर किसी का फायदा होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन ही ग्रो नहीं करेगा, उसमें तालाबंदी रहेगी, स्ट्राइक आउट होगा, हड़तालें होंगी, तो फिर इसमें किसी का भला नहीं हो सकता। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि भाई हर किसी को एक बराबर वेतन नहीं मिलना चाहिए, उसके मेहनत के आधार पर, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसको वेतन दिया जाना चाहिए। और तमाम सारी स्टडीज इन्होंने करी। मोशन स्टडी करा इन्होंने कि भाई सही तरीका क्या हो सकता है काम को करने का। इन्होंने टाइम स्टडी करा कि एक निश्चित समय सीमा क्या होनी चाहिए काम को करने की, ताकि सब चीज़ें स्टैंडर्डाइज की जा सकें, फिक्स की जा सके और परफॉर्मेंस को अच्छे से इवेल्युएट किया जा सके। फटीग स्टडी भी इन्होंने किया कि भाई लगातार काम करने से थक जाते हैं बंदे और उनकी परफॉर्मेंस खराब होती है, तो बीच बीच में उनको ब्रेक भी मिलना चाहिए, ऐसी भी इन्होंने बात कही। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें इनके कवर हो जाती हैं। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आपके लिए अभी इसको रिवाइज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। बोनस शेयर्स आर इश्यूड टू, आपने पढ़ा होगा शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर्स कई प्रकार के होते हैं। शेयर का पहले मतलब समझ लीजिए। शेयर का मतलब होता है ओनर्स इक्विटी में पार्ट, यानी कि कोई भी कंपनी है उसकी जो पूंजी है, उस पूंजी के अंदर जो हिस्सा है उसको शेयर कहते हैं। शेयर का मतलब वैसे भी होता है ना हिस्सा, कि भाई तुम अपनी चीजें शेयर नहीं करते। तो शेयर का यहाँ पे मतलब दोस्तों सिर्फ इतना है कि भाई किसी भी कंपनी में जो ओनर्स कैपिटल है, जो उसके स्वामित्व की पूंजी है, जो मालिकों का पैसा है, उसमें क्या हिस्सा है आपका, वही आपका शेयर कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए की कैपिटल है किसी कंपनी की और उसमें से आपके पास 10,000 रुपए के एक तरीके से स्वामित्व है, 10,000 रुपए की ओनरशिप है, तो इसका मतलब यही हुआ कि उस कंपनी के अंदर आपके 10% शेयर्स हैं। क्लियर हुआ? यानी कि 10% शेयर आपके पास है। अब पर शेयर की कीमत उसी हिसाब से हो जाएगी। अगर 100 रुपए का एक शेयर हुआ तो पर शेयर 100 रुपए हो जाएगा और नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 1000 हो जाएंगे, डिपेंड करेगा, है ना। तो फेस वैल्यू क्या है शेयर की, मल्टीप्लाइड बाई नंबर्स इज इक्वल टू टोटल कैपिटल जो आपने ओन करी हुई है। इस तरीके से चीजें होती हैं। अब शेयर्स के अंदर कई प्रकार के राइट शेयर्स होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं, बाकी वैसे देखोगे नेचर के हिसाब से तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्लासिफिकेशंस आते हैं, आगे हम बात करते चलेंगे। देखिए अब पहला ही दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको दिया जाता है बोनस शेयर। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब दोस्तों वो होता है जो कि एक तरीके से देखिए लाभ में सबसे अंत में हिस्सा इनको मिलता है। सबसे अंत में हिस्सा मिलने का मतलब होता है कि भाई दे आर द मोस्ट रिस्क टेकिंग शेयर होल्डर्स। उनको प्रायोरिटीज नहीं दी जाती हैं लाभ में, लेकिन ये भी है कि जब खूब सारा माल आएगा तो सबसे ज्यादा इन्हीं को बटेगा, इनके ओनरशिप के प्रोपोर्शन के हिसाब से। जितना परसेंट इनके पास कैपिटल होगी उतना परसेंट प्रॉफिट इनको डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। सबको देने के बाद जो बचता है, नहीं बचता है तो इनको भूखे भी सोना पड़ सकता है। इसलिए इनको कई बार कहा जाता है फिक्स्ड एंड फास्ट शेयर होल्डर्स, यानी कि कभी कभी दावत है, फिस्ट है, तो कभी कभी नवरात्रि के व्रत की तरह व्रत भी रखना पड़ सकता है, भाई कुछ नहीं मिला इनको, ऐसा भी होता है। तो ये रिस्क टेकिंग वाली बात हो जाती है, इसीलिए इनको ओनर ऑफ द कंपनी भी माना जाता है ना। उसी तरीके से देखिए प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। अब प्रेफरेंस को कहते हैं हिंदी में अधिमान अंश और इक्विटी को हिंदी में कहते हैं बेटा समता अंश, ठीक है, तो ध्यान रखना। और प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं बेटा उसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है पेमेंट करने के टाइम पे। यानी कि जब कोई कंपनी मान लीजिए लिक्विडेट होती है, कोई कंपनी बंद होती है, उसमें लास्ट में जो हिसाब किताब हो रहा है उसमें सब लेंडर्स को देने के बाद, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद जो भी पैसा बचता है सारी लायबिलिटी चुकाने के बाद उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है पैसा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। और इसी तरीके से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड दिया जाता है और बचा हुआ डिविडेंड ही इक्विटी शेयर होल्डर्स में बराबर रूप में बांटा जाता है। अब प्रेफरेंस शेयर जब होता है तो आप अगर अकाउंट्स आपको याद आ रहा होगा, कंपनी अकाउंट्स जिसमें शेयर प्रेफरेंस शेयर से पढ़ा होगा आपने, तो आप देखा होगा आपने कि जैसे डिबेंचर्स के साथ परसेंटेज लिखा होता है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ भी क्या लिखा होता है दोस्तों, परसेंटेज। जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 15% प्रेफरेंस शेयर्स, 20% प्रेफरेंस शेयर्स, जिसका मतलब यही होता है कि कितने प्रतिशत इनको मिलेगा डिविडेंड, ये पहले से ही क्या होता है, निर्धारित होता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो प्रतिशत ऑफ डिविडेंड है वो निर्धारित होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का निर्धारित नहीं होता, क्योंकि भाई वो बचे हुए प्रॉफिट के हिस्से को आपस में बांटते हैं। तो ये दोनों तो देखो, तो यहाँ पे आंसर होगा कि नहीं बताना है आपको, कमेंट करिएगा जरूर। मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए पूरा। बोनस शेयर्स आर इश्यूड टू, पहला हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स, दूसरा हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तीसरा हो गया आपका डिबेंचर होल्डर्स, चौथा हो गया सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो देखिए दोस्तों, बोनस जो शेयर्स होते हैं ना, ये दिए जाते हैं किसको, ये दिए जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, ये बोनस शेयर्स जो होते हैं वो किसको दिए जाते हैं दोस्तों, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। भाई उन्होंने रिस्क सबसे ज्यादा लिया, इसलिए उनको बोनस के रूप में शेयर्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स, अब देखो कोई भी कंपनी दोस्तों जब बनती है तो पहले जैसे आपको पता है कि कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनती थी। अब जो नया कंपनीज एक्ट है 2013 वाला, उसके हिसाब से बनती है। तो कंपनी जब बनती है तो उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स बड़े जरूरी होते हैं। आप किसी से भी पूछेंगे या आप अगर कोई अनुभव रखते हैं कंपनी में काम करने का, तो आप जानते होंगे कि कहीं भी कोई भी बैंक अकाउंट भी खुलवाना है तो कहते हैं जी एमओए लेके आओ अपना, है ना। कोई भी नया काम आपको कहीं भी आरओसी में कुछ चेंज कराना है तो कहते हैं जी एमओए लगाओ अपना, है ना। जीएसटी आपको कराना है रजिस्टर तो आपको एमओए मांगा जाएगा। तो एमओए बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं पार्षद सीमा नियम। क्या कहते हैं दोस्तों, फिर से बोलना मेरे साथ सब लोग, पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर हुआ। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दोस्तों देखो है क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दरअसल वो चीज है कि भाई इसमें आपको क्या होता है कि जितने भी कंपनी से रिलेटेड जानकारियां हैं, जैसे कि भाई कौन इसका डायरेक्टर होगा, कौन इसका प्रमोटर है, कितनी इसकी टोटल कैपिटल है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका नाम क्या होगा कंपनी का, ये सब बातें इसके अंदर मेंशन होती हैं। अब इसमें ऑप्शन देखिए आप, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्लॉज यानी एड्रेस वगैरह भी इसमें रहता है कंपनी का रजिस्टर्ड। तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव क्लॉज, यानी कि उद्देश्य क्या है कंपनी स्थापित करने का, क्यों भाई आप कंपनी खोल रहे हो, क्यों रजिस्टर कर रहे हो, क्या काम करोगे आप इसके अंदर। नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या रखोगे आप, एबीसी लिमिटेड रखोगे, XYZ लिमिटेड रखोगे। कैपिटल क्लॉज यानी कि आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, आपकी इश्यूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, ये सब बातें भी इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं मेंशन करनी होती हैं। अब देखिए आप पूछोगे कि जी ऑथराइज्ड कैपिटल क्या बोला आपने, तो ऑथराइज्ड कैपिटल यानी अधिकृत पूंजी, यानी वह अधिकतम पूंजी जितने से कंपनी की स्थापना हुई है। फिर होता है इशूड कैपिटल, अगर मान लीजिए कंपनी पब्लिक शेयर्स में चली जाती है, आईपीओज वगैरह लेके आ जाती है, मार्केट से पैसा उठाने लग जाती है, तो फिर होता है कि भाई अगर मान लीजिए किसी कंपनी की 10 करोड़ की ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो जरूरी नहीं कि वो 10 के 10 करोड़ पूरा बाजार से उठा ले। पहली बार हो सकता है कि वो भाई 5 करोड़ ही पूंजी बाजार से मांगे, तो इश्यूड कैपिटल कितनी हो जाएगी 5 करोड़, अथराइज्ड कितनी हो जाएगी 10 करोड़। अब मान लीजिए 5 करोड़ उसने बाजार से मांग लिया, तो जरूरी तो नहीं कि जनता बैठी हुई है हाथ पसार के कभी तुम अपना शेयर लॉन्च करो और हम हाथों हाथ खरीद लेंगे। हो सकता है कि कुछ कम शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन हो, कुछ कम शेयर मांगे जाएं, तो मान लीजिए कि उसमें से 4 करोड़ शेयर सब्सक्राइब हो गए, 1 करोड़ रह गया, तो अब क्या हो गया 10 करोड़ उसकी अथराइज्ड कैपिटल हो गई, और उसकी जो आपकी एक तरीके से इश्यूड कैपिटल है वो हो गई आपकी कितनी 5 करोड़, सब्सक्राइब्ड कितनी हो गई दोस्तों, ये हो गई 4 करोड़। और उसके बाद फिर बात आती है कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल की। तो कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है कि उसमें से कितना पैसा कंपनी ने मांगा। 4 करोड़ का शेयर तो चलो सब्सक्राइब हो गया, लेकिन कंपनी हो सकता है कि उसको इंस्टॉलमेंट में लेना चाहे और कहे कि जी अभी इसमें से मुझे आप सिर्फ 2 ही करोड़ दो, बाकी 2 करोड़ रुपए जब मांगेगी कंपनी तब देना। तो अब 2 करोड़ क्या हो जाएगी, इशूड कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। अब उसमें भी पता चला 1-2 लोगों ने शेयर में इन्वेस्टमेंट तो कर लिया था, बट पेमेंट करने की बात आई तो नहीं कर पाया पूरी पेमेंट। तो हो सकता है 2 करोड़ में से 1 करोड़ 75 लाख रुपए तो आ गए कंपनी के पास, 25 लाख रुपए नहीं आ पाए। तो इसका मतलब कॉल्ड अप हो जाएगी 2 करोड़ और पेड अप हो जाएगी 1 करोड़ 75 लाख। अब फिर से देखो 10 करोड़ कंपनी की क्या थी, अथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। उसके बाद 5 करोड़ कंपनी ने इशू किया, तो क्या हो गई इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी कितनी हो गई 5 करोड़। उसके बाद सब्सक्राइब कितना किया गया, यानी मांगी गई पूंजी कितनी हुई, याचित पूंजी कितनी हो गई 4 करोड़ जो जनता ने मांगा।
उसके बाद उसमें से कंपनी ने उनसे कितना पैसा देने के लिए अभी कहा, सिर्फ 2 करोड़ मांगा कंपनी ने, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई, 2 करोड़, और कुल मिला के कंपनी के पास आया कितना, 1 करोड़ 75 लाख उसमें से। तो इसका मतलब कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी हो गई दोस्तों, 1 करोड़ 75 लाख। अब आपको ये याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो दोबारा से वीडियो एक बार रिवर्स करके देख लीजिए और नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना। अब ऑल ऑफ द अबव आ गया तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। और इसके अलावा अगर इसमें एड्रेस क्लॉज भी होता तो वो भी ऐड हो जाता, इसमें डायरेक्टर्स का नाम होता वो भी ऐड हो जाता, ध्यान रखना इस बात को, है ना। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव भी होगा, नेम क्लॉज भी होगा, कैपिटल भी होगा, डायरेक्टर्स नेम भी होगा, एड्रेस भी होगा, ये सारी बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रहती हैं। 5वां नंबर का प्रश्न आ गया दोस्तों, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इसमें से लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल एंड मैट्रिक्स, इनमें से सबसे पुराना रूप क्या है किसी भी संगठन का। तो देखिए थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, लाइन क्या होता है, लाइन को हिंदी में बोलते हैं रेखीय संगठन। रेखीय संगठन या लाइन संगठन का मतलब होता है बेटा, जो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव एजेंसीज होती हैं उनको कहते हैं लाइन एजेंसीज। एग्जीक्यूटिव मतलब जो काम करने वाली, जैसे देखिए सरकार काम करती है, कोई भी आयोग काम करता है, कोई भी एक तरीके से पीडब्ल्यूडी मान लीजिए काम कर रही, अब पीडब्ल्यूडी का काम कर रही है तो पीडब्ल्यूडी एक तरफ तो जाके सीधे सड़कें बनाने का काम कर रही है, लेकिन उसको बहुत सारे सपोर्ट्स दूसरे जाके ऑर्गेनाइजेशन हैं वो दे रहे हैं, दूसरी एजेंसीज दे रहे हैं कि भाई उसमें एक्सपर्टीज क्या होनी चाहिए, उसमें सलाह मशवरा देने वाला काम हो गया जैसे मान लीजिए, या कोई भी मटेरियल प्रोवाइड करने का काम हो गया, तो उसको कहते हैं स्टाफ एजेंसी। जो मंत्रणा एक तरीके से अभिकरण है, देखिए स्टाफ को हिंदी में कहेंगे मंत्रणा अभिकरण और लाइन को कहेंगे एक तरीके से क्या, रेखीय अभिकरण। तो आप ध्यान रखिएगा कि लाइन एजेंसीज आर दोज एजेंसीज जो कि सीधे सीधे काम करने का काम करती हैं, यानी जो एग्जीक्यूट करती हैं किसी भी पॉलिसी को, किसी भी प्रोग्राम को। और स्टाफ एजेंसीज वो होती हैं जो एडवाइजरी रोल में होती हैं, जो कि एडवाइस करती हैं, स्पेशल सर्विसेज देती हैं, एक तरीके से उसमें सपोर्ट सर्विसेज देती हैं, ठीक। और तीसरा हो गया फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब हो गया कि कार्य के आधार पर जो बंटवारा हो रहा है, स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं उनकी बात कर रहा है। और मैट्रिक्स होता है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जिसमें कि सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट और बड़ा सिंपल सा फॉर्म कौन सा था बेटा, लाइन फॉर्म था। तो एक तरीके से हम इसका आंसर क्या मानेंगे कि भाई सबसे पुराना जो संगठन का रूप है वो क्या है, लाइन रूप है, लाइन एजेंसीज का रूप है, यानी कि रेखीय एक तरीके से संगठन पहले होते थे सीधे सीधे, उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट सर्विसेज नहीं होती थी, एक ही एजेंसी होती थी, वो सारे काम खुद करती थी। अब आ गया देखिए फेमा। फेमा आपने खूब सुना होगा, फेमा, फेरा, है ना। तो फेमा जो है किससे रिलेटेड है, यही पूछा हुआ है इसका फुल फॉर्म। तो अब देख लेते हैं, पहले आप अपना कमेंट करिए आंसर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पहला विकल्प है, दूसरा है फंड एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तीसरा विकल्प आता है आपका फाइनेंस एनहांसमेंट मॉनेटरी एक्ट, चौथा आता है फ्यूचर एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बड़े आराम से आप पकड़ लोगे इसका आंसर, बहुत चर्चा में रहता है बेटा, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आते हैं उन सबसे रिलेटेड ये टर्म आता है बार बार। और यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी जो विदेशी मुद्रा है उसके प्रबंधन के लिए बनाया गया ये कानून है। और इसके पहले जो कानून था उसको फेरा कहते थे, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, उसको थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया, उदार किया गया, उसको सरल किया गया पूरे रूल्स को, और नया कानून लाया गया क्या, फेमा। तो फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका संबंध किससे है, विदेशी मुद्रा के प्रबंधन से है। और इसके पहले जो कानून था किसको रिप्लेस करके आया, मान लीजिए पूछ दे आपसे कि फेमा ने किसको रिप्लेस किया या किसको रिप्लेस करके फेमा बना, फेमा के पहले कौन सा कानून था, कुछ भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप ध्यान रखिएगा फेरा। फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्लियर हुआ ये। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न देखिएगा, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट WTO। अब देखिए ये नया एरिया कवर कर दिया, तो मेरी कोशिश ये थी कि इस प्रश्न को बनाते समय, इस टेस्ट को, कि मैक्सिमम एरियाज कवर हो ताकि मैं उस पर आपसे बात करते हुए आगे बढ़ सकूं और आपको क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो देखिए व्हाट अबाउट द व्हाट इज क्या लिखा हुआ है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट WTO। WTO का मतलब पहले समझ लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का नोट कर लीजिए, मतलब क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक तरीके से हिंदी में कहेंगे विश्व व्यापार संगठन, है ना। और इसका जो है जेनेवा में हेडक्वार्टर है, कहाँ पे है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। और WTO जो काम करता है दोस्तों, देखिए WTO का काम क्या है, WTO का काम ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी व्यापार हो रहा है, द्विपक्षीय हो चाहे बहुपक्षीय हो, एक देश का दूसरे के साथ व्यापार, चाहे एक देश का कई देशों के साथ व्यापार, चाहे कई देशों का कई देशों के साथ व्यापार, जैसे भी आप कहना चाहें, ठीक है।
वो किस प्रकार से हो रहा है, उसमें किस तरीके की चीजें हो रही हैं, कोई माल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही हैं, ये सारी चीजें देखने का, इसको नियंत्रित करने का, इसको समझने का, रेगुलेट करने का काम, इसके लिए नियम विनियम बनाने का काम किसका होता है, WTO का, जिसका मुख्यालय कहाँ बताया था मैंने आपको अभी से, जल्दी से बताइए इसका मुख्यालय मैंने कहाँ बताया था, कमेंट करो जल्दी से, क्या बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था, बिल्कुल जेनेवा स्विट्जरलैंड बताया था, आपको याद है, बहुत बढ़िया बात है, आप बच्चे बहुत बढ़िया से सीखते हो, यही तो खूबी है आप लोगों की, जिसकी वजह से हम आपको बार बार आते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक, तो आपको समझ में आ गया WTO का काम क्या है। WTO एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, और ये है कहाँ पे, ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, इसका काम ये है, मैंने आपको बताया कि जितने भी बाइलेटरल ट्रेड्स हों, चाहे मल्टीलेटरल ट्रेड्स हों, चाहे एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, चाहे कई कंट्रीज का जो ग्रुप होता है, जैसे सार्क है, जैसे आप जानते हो मर्कोसुर है ना, जैसे आसियान है, जैसे G8 है, जैसे G20 है, इन सब के बीच जो भी व्यापार हो रहा है, यूरोपियन यूनियन है, तो इन सबको क्या करना है, रेगुलेट करना है। अब ऑप्शन देख लो, इट इज द मेन ऑर्गन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मल्टी ट्रेड अग्रीमेंट, कि ये मल्टी ट्रेड अग्रीमेंट जो होते हैं, वो पक्षीय जो व्यापार समझौते होते हैं, उनको कराने वाली इकाई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इट इज ग्लोबल इन इट्स मेंबरशिप, यह अपने सदस्यों की संख्या के हिसाब से वैश्विक है, ग्लोबल है, एकदम ठीक बात है। ये भी पहला भी ठीक है, ये भी ठीक है, हमको मतलब आंसर ढूंढना है कौन सा वाला जो नहीं सही है, तो इसलिए पहला तो सही है, इसलिए आंसर नहीं है हमारा, और दूसरा भी सही है, इसलिए भी आंसर नहीं है। तीसरा देखो, इट हैज फार वाइडर स्कोप देन गैट, गैट पहले था बेटा, गैट का मतलब क्या था, देखो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट का भी फुल फॉर्म लिख लेना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि जो एक तरीके से हम कह सकते हैं व्यापार तथा टैरिफ पर एक सामान्य समझौता, पहले इस रूप में ही काम होता था। गैट को ही बाद में 1995 में आई थिंक सही हूं अगर मैं, तो WTO के रूप में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, गैट से ब्रॉडर है ये, गैट से बहुत बड़ा है, तो ये भी ठीक बात है, ABC तीनों ठीक है। अब डी देखते हैं, ओनली कंट्रीज हैविंग मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टोटल GDP कैन बिकम इट्स मेंबर, यही गलत है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि भाई आपको निश्चित इतने लेवल तक का GDP मेंटेन करना पड़ेगा। GDP का भी फुल फॉर्म क्या होता है सबको पता ही होगा, वैसे फिर भी बता देता हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे प्रोडक्शन के रूप में हो मटेरियल के, चाहे वो सर्विसेज के प्रोडक्शन के रूप में हो, उन सबका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है एक फाइनेंशियल ईयर का, उसी को GDP कहते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं GDP को, और GDP क्या होता है, तो किसी भी कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं, जो उसकी भौगोलिक सीमाएं हैं, आर्थिक सीमाएं हैं, उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो व्यावसायिक गतिविधि चलाई जा रही है, चाहे वो वस्तुओं का उत्पादन हो, चाहे वो सेवाओं का उत्पादन हो, उसका जो मौद्रिक मूल्य है एक वित्तीय वर्ष के लिए, ये ध्यान रखना, तीन बातें, एक तो उसकी इकोनॉमिक बाउंड्रीज के अंदर हो, दूसरा ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, सारी प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन जो हो रहा है उसके मौद्रिक वैल्यू को शामिल किया जाएगा, मुद्रा के रूप में उसकी जो वैल्यू होगी, और तीसरी बात एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होगी, उसको उस देश का क्या कहेंगे, GDP कहेंगे। और इसी से आगे बढ़ेंगे तो GDP के बाद GNP, GNP के बाद NNP, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं उसको। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें नेशनल इनकम की बात। तो इस तरीके से GDP से ही नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की जाती है। तो GDP सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप सुनते ही रहते होंगे कि GDP इतने ग्रोथ रेट से बढ़ी, मोदी जी के जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में इतने रेट से बढ़ रही थी। तो ये वो तुलनाएं होती रहती हैं, आंकड़ों की खेल में फंसाते रहते हैं हमें ना, कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे किताबों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग किताबी दावों से आगे। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, डी ही सही है। डी इसलिए सही है क्योंकि ये गलत है, इसमें कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि भैया आपका इतना GDP रहेगा तभी आपका देश सदस्य बनेगा, WTO का कोई भी बन सकता है। ठीक, 8वां प्रश्न देखिए जल्दी से। 8वां प्रश्न कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, हैज बीन फाउंडेड टू एक्ट एज परमानेंट वॉचडॉग ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। ये देखो तुरंत वही वाला क्वेश्चन आ गया जो इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आप आराम से बता दीजिए कि पूछ रहे कि भाई किसको लाया गया इस तरीके से काम करने के लिए कि भाई तुम जो है जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है उसके ऊपर एक वॉचडॉग, यानी कि एक चौकीदार, आजकल चौकीदार शब्द बड़ा फेमस हो रखा है ना कि भाई चौकीदार ये है, चौकीदार वो है। ठीक है, कोई कहता है कि जी मैं भी हूँ चौकीदार, तो चौकीदार शब्द से आपको इसको जोड़ दिया मैंने। वॉचडॉग का मतलब ही वही होता है कि जो देख रेख करे, है ना, तो चौकीदारी करे इसका मतलब। तो कौन है संगठन लाया गया जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देख रेख करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए परमानेंटली काम करता है? तो सीधा आंसर आ जाएगा WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़िए, 9 नंबर देखिए।
9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है ए एंड बी वर शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब आगे देखो पार्टनरशिप का सवाल यानी अकाउंट्स के अंदर में लेके आ गया आपको सीधे सीधे। कहां से? इंटरनेशनल बिजनेस से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। क्या कहता है कि ए और बी अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे बिजनेस में 3 संबंधे 2 के अनुपात में। अब दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने साझेदारी के अंदर अपने शामिल कर लिया किसको? सी को। अब सी क्या कर रहा है? हु गेट्स 1/3 मतलब 1/3 ऑफ एज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए एंड 1/2 यानी 1/2 आधा 1/2 ऑफ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बी, यानी कि सी को उन्होंने शामिल कर लिया। ए और बी 2 पार्टनर हैं बेचारे, पहले से वो बिजनेस कर रहे हैं। अब उसमें सी को उन्होंने स्वीकार किया अपने पार्टनरशिप में, एक्सेप्ट किया। 3 संबंधित 2 के अनुपात में वो पहले से अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब क्या कर रहा है? सी जब आएगा तो फिर उसको भी कुछ चाहिए होगा, तो सी ने अपने प्रॉफिट का 1/3 मतलब ए की प्रॉफिट का 1/3 ए से ले लिया और 1/2 उसने बी के प्रॉफिट का बी से ले लिया अपना शेयर बनाने के लिए। अब नया जो शेयरिंग रेशियो हो गया तीनों के बीच में प्रॉफिट का, वो क्या है? यही आपसे सवाल पूछता है। तो आप देखिए 3:2 यानी कि टोटल कितना था? वो 5 अगर मान लिया जाए तो 3/5 जो था ए का था और 2/5 किसका था? बी का था। अब 3/5 में से 1/3 उसने ले लिया किससे? ए से ले लिया। तो 1/3 अगर उसने ए से ले लिया तो अब उसका कितना शेयर बचेगा ये आप देखेंगे। ठीक है, पहले तो यही निकालेंगे कि 3/5 कितना होता है, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 1/5 बचेगा। ठीक वैसे ही बी से देखेंगे आप तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई क्रॉस मतलब हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1/5। तो 1/5 और 1/5 दोनों से उसने लिया तो उसका टोटल कितना हो गया? 1 2/5 हो गया। और उधर 3/5 में से 1/5 हट गया ए के शेयर में से, तो उसका कितना बच गया? 2/5। और इसका 2/5 था बी का, उसमें से भी 1/5 हट गया तो इसका 1/5 बच गया। तो नया रेशियो क्या बना? 2/5, 1/5 और 2/5। तो इसका मतलब नीचे 5 इक्वल हो गया, तो प्रोपोर्शन सीधा सीधा दिख रहा है आपको क्या? 2:1:2। तो ऑप्शन कहाँ है? ये वाला देखो बी में। मैंने अब बता दिया आपको ओरल, अब ओरली आपको समझ आया कि नहीं? आप फिर से देख लीजिए एक बार। ठीक भाई 3:2 है तो टोटल कितना हो गया? 5, यानी कि 3/5 इसका है, 2/5 इसका है। ठीक है, अब देखो 3/5 ए का था, उसमें से 1/3 इसने लिया, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे? 3/5 इंटू 1/3। अब 3 इधर ऊपर है, उधर 3 नीचे है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप जानते हो 3 से कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/5 ही तो बचेगा। तो ए से इसको मिल गया सी को 1/5, ऐसे ही बी से भी इसको मिल गया 1/5 और दोनों मिला के इसका हो गया 2/5 और इसका 2/5 हो गया। और उधर 3/5 में से 1/5 घट गया तो 2/5 उसका भी हो गया। और इसका 2/5 में से 1/5 घट गया तो 1/5 हो गया। तो इसलिए रेशियो क्या हो गया? 2 ए का, 1 बी का और 2 सी का। ठीक है, ये इसका सही आंसर है बी वाला। अब ये पार्टनरशिप रेशियो आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स में पढ़ते होंगे आप लोग, तो पार्टनरशिप एक्ट के बारे में भी पूछ सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट कब लाया गया? तो 1932 में लाया गया था, ध्यान रखना। साझेदारी अधिनियम कब लाया गया था बेटा? 1932 में। पार्टनरशिप एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1932। अब 10वां प्रश्न देखते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे। अगर आप इस पे कमेंट करके बताओगे कि ये सही सीरीज है तो आज पूरे दिन का समय है, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। 1-2 वीडियोस आपको और अच्छे से लेकर मैं आ जाऊंगा, उसमें कुछ और नए टॉपिक्स कवर कर दूंगा। ठीक, 10वां देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन द पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज। भाई अगर मान लीजिए कि पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं बनी, कोई समझौता नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर के द्वारा दिए गए लोन के ऊपर, वो कितना प्रतिशत होगा जो बाई डिफॉल्ट होगा? ये सवाल बार बार पूछता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी, इंटरेस्ट ऑन एक तरीके से लोन पे भी, है ना, और ड्राइंग के ऊपर भी। तो आप ध्यान रखिएगा ये 6% होगा आंसर, है ना। ये तो फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? 6% अलाउड है कि भाई अगर आप आपस में या तो समझौता कर लो, समझौता करके ये तय कर लो कि भाई कितना % आपको मिलेगा ब्याज अगर आप लोन दोगे कम अपनी फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म को। तो और अगर आपने समझौता नहीं किया है तो उस स्थिति में 6% ऑटोमेटिकली आपको जरूर दिया जाएगा जो आपने लोन दिया होगा अपने फर्म को अपनी तरफ से एज अ पार्टनर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। अब देखिए इसमें क्वेश्चन तो बेटा अभी बहुत हैं, क्वेश्चन इसमें मैंने तैयार किए हैं बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग तरीके के। देखिए ये आपको दिख रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो ऑलरेडी ये 33 मिनट्स की हो गई है क्योंकि मैंने आपको डिटेल्स में चीज़ें ली हैं। अब आप देखोगे ये देखो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, MBO है पीटर ड्रकर का। ठीक है, तमाम सारे अकाउंट्स के भी क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट्स के भी हैं, कैपिटल रिसीट्स वगैरह भी हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और देख के एक बार मुझे बताइए पहले
कि आपको ये वीडियो से फायदा हो रहा है, जो ओरली डिस्कशन मैं कर रहा हूँ क्या वो आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मैं बिलीव करता हूँ बोर्ड पे पढ़ाने में और लाइव पढ़ाने में, सामने आपको बैठे हो आप तब पढ़ाने में, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होता है, ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन हमारा आपका हो पाता है, आपके रिस्पॉन्सेज मिल पाते हैं, आपका फीडबैक मिल पाता है, और साथ में आपको पढ़ाने के क्रम में जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारा एक तरीके से चार्ट बनाने का तौर तरीका है बोर्ड के ऊपर, वो सब भी कहीं ना कहीं टीचिंग एड के रूप में जुड़कर आपको अच्छा सीखने में हेल्प करता है। तो मोस्टली आई बिलीव इन टीचिंग ऑन बोर्ड डायरेक्टली विद यू ऑल। तो उसमें अब चूंकि आज ये समस्या थी, आज छुट्टी थी, कल भी छुट्टी थी नवमी की, आज भी छुट्टी है, तो दोनों ही शुभ अवसर थे। कल नवमी का दिन था, राम जी का जन्मोत्सव था, आज जो है भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव है। तो राम राज्य की जो कल्पना की जाती है वो भगवान राम के वजह से की जाती है, और भारत में जो फिलहाल जो भी राज्य है, राम राज्य की स्थिति तक तो नहीं पहुंच पाया है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं, अच्छी हैं, वो संविधान की वजह से हैं, जिसको कि भीमराव अंबेडकर साहब ने कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाकर बनवाया था। तो इसलिए दोनों लोगों के ही जन्मोत्सव की फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं। कल जो आपका पेपर है उसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। सीजीएस क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए, कमेंट करके अपने उत्तर भी दीजिए, और ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको ठीक लगा। अगर ठीक लगा होगा तो अभी 1:33 हो रहे हैं इस वीडियो को बनाते समय मैं आपको शाम तक में 5-6 बजे तक में ऐसा ही एक और अच्छा सा वीडियो कॉमर्स के ऊपर लेकर आ जाऊंगा। आप उसको भी देख लीजिएगा और देखकर सो जाइएगा। कल सुबह जाके अच्छे से पेपर दीजिएगा। पेपर देने के बाद कल शाम को फिर से हम लोग जो है लाइव होंगे 5:30 बजे, और 5:30 बजे मैं वेट करूंगा आप सारे बीएड के बच्चों का, जिन्होंने भी यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा उनका, और उनसे मैं जानूंगा उनका फीडबैक कि कैसा रहा आपका पेपर, कैसी रही आपकी तैयारी, किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स को। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।